नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और काफ़ी लंबे समय के बाद आज हमने अपना फिर से वीडियो स्टार्ट किया है और जो वीडियो क्लासेस हैं वो अब रेगुलरली इसी तरीके से चलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयारी करनी है। वैसे तो ये क्लास सभी क्लासेस के हमारा जो वीडियो होगा सभी क्लासेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, बट डेडिकेटेडली हमारा जो वीडियो होगा वो डेडिकेटेड रहेगा 10th वालों के लिए, क्योंकि 10th में बोर्ड एग्ज़ाम होती है, इसलिए बच्चों को इस बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंताएं होती हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ मिथ और मिसकंसेप्शन जो गलतफहमी बच्चों के दिमाग में होती हैं, कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे अक्सर पाल लेते हैं अपने दिमाग में। तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो हम करते हैं कि ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये होता है कि 10वीं क्लास है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, हम कैसे इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, किस तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। और इसके पीछे की वजह ये है कि अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें 9वीं और 10वीं क्लास की, तो 9वीं और 10वीं क्लास का जो गणित और विज्ञान, मैथ्स और साइंस जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्ड है 10वीं के, क्योंकि 10वीं में काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो मैथ साइंस में सेम आते हैं, जो कि 9th में आ चुके हैं। तो ये कहना कि 10वीं बहुत ज़्यादा हार्ड होती है उतना सही नहीं है, इसलिए बच्चे इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि आपकी 10वीं क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, बोर्ड एग्ज़ाम है तो उसका एक टेंशन होता है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें अपने दिमाग में ना पालें। ये सिर्फ और सिर्फ बाकी क्लासेस की तरह ही एक क्लास है, बस फ़र्क इतना है कि बोर्ड एग्ज़ाम है तो आपको थोड़ा प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करना होगा। और अगर आपने प्रॉपर रूटीन फॉलो किया और प्रॉपर तैयारी के साथ अगर आप करते हो तो ये क्लास भी आपको बाकी क्लासेस से ज़्यादा ईजी ही लगेंगी और बहुत अच्छे से आप इसमें स्कोर कर पाएंगे। दूसरी बात आती है कि कुछ बच्चों को ये दिमाग में होता है कि हो सकता है कुछ बच्चे हैं जिनको ज़्यादातर ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो गणित के सब्जेक्ट में या फिर मैथ्स के सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ बच्चों को ये होता है कि मेरा मैथ्स जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है, या फिर इसका ऑपोजिट कुछ बच्चों को ऐसे भी होता है कि मेरा मैथ्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी कोई भी बात अपने दिमाग में ना रखें। आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक या स्ट्रॉन्ग ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने पिछली क्लासेस में उस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट लिया था, कितने इंटरेस्ट के साथ आपने पढ़ाई करी थी। अगर आपने बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, बहुत अच्छे से तैयारी करी है, तो वो सब्जेक्ट आपका ऑब्वियसली एक अच्छा सब्जेक्ट होगा। और अगर आपने नहीं करी है, आपने उसे इग्नोर किया है या फिर उसके जो प्रैक्टिस हैं वो आपने नहीं करी है, तो ऑब्वियसली आपका वो सब्जेक्ट वीक होगा। तो इस बात को अपने दिमाग में ना लाएं। अगर आपका कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलरली वीक है तो आपको ये मान कर चलना होगा कि आपको उस सब्जेक्ट में ज़्यादा तैयारी करनी होगी। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा है तब भी आपको उस सब्जेक्ट में अच्छी तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर सब्जेक्ट अच्छा है तो ऑब्वियसली आप उसमें और ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहेंगे। तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक है या स्ट्रॉन्ग है, बस आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। दूसरा कि ये आपको दिमाग में रखना है कि कई बच्चों के दिमाग में ये होता है कि मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं हैं, कोई हमारे जो टीचर हैं उनका मुझे समझ में नहीं आता है उनका पढ़ाया हुआ, या फिर हमारे पास कोई ट्यूशन, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन क्लासेस वगैरह या नहीं जा पाते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल परचेज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी भी बातें दिमाग से निकाल दें। आजकल आपके पास, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, जिसके थ्रू आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो। यूट्यूब पर वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, हर सब्जेक्ट को समझाने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो आपके पास रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं, बस बात ये आती है कि आप उस रिसोर्सेज को कितना यूज़ कर रहे हो। आप यूट्यूब के नाम पर रील्स देख रहे हो तो वो आप पर डिपेंड करता है। तो रिसोर्सेज तो आपके पास आज के समय में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दूसरा कि अपने आप को कमतर आंकना कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, या फिर पिछले क्लासेस में मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे, या फिर किसी के दिमाग में ये होता है कि पिछले क्लासेस में मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे तो मैं इस क्लास में भी या 10वीं में भी अच्छा स्कोर कर लूँगा। तो ऐसा दिमाग से निकाल दें, क्योंकि 10वीं अपने आप में एक अलग क्लास होता है, जो कि आपने कितना उसमें प्रैक्टिस किया है उस पर डिपेंड करता है, न कि पिछली क्लासेस पर डिपेंड करता है।
सिर्फ आपके 10वीं में आपने जो स्कोर किया है उसी के मार्क्स जुड़ते हैं, पीछे की क्लासेस के कोई भी मार्क्स आपके नहीं जुड़ते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं बच्चों के दिमाग में अक्सर होती हैं, तो इन चीज़ों को आप निकाल दें और एक फ्रेश माइंड के साथ एक अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार करें। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप चीज़ों को तैयार करोगे। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये करना है कि आपको एक अपना रूटीन डिसाइड करना है। आप हर स्टूडेंट की अलग अलग चीज़ें होती हैं, कुछ का स्कूल मॉर्निंग स्कूल होता है, कुछ का स्कूल आफ्टरनून स्कूल होता है। तो जैसा भी आपका समय है, कुछ ट्यूशन्स जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, घर की कंडीशन सबकी अलग अलग होती है। किसी के घर में दोपहर का माहौल काफ़ी शांत होता है, किसी के घर में शाम का माहौल काफ़ी शांत होता है। तो जैसी भी आपकी घर की कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से आपको अपना रूटीन तैयार करना है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे उठकर पढ़ाई करें या फिर लेट नाइट तक पढ़ाई करें। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग में उठकर पढ़ना पसंद है या फिर शाम को लेट नाइट तक पढ़ना पसंद है। बस एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप शाम को थोड़ा जल्दी सो जाएं। कोशिश ये करें कि भाई आप 10-11 बजे के अराउंड सो जाएं। जो भी पढ़ाई करनी है वो दिन में करें, रात में बिल्कुल 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक ना पढ़ाई करें। बस ये मेरा एक सजेशन है। बाकी अगर किसी को ऐसी आदत है कि वो 2-2 3-3 बजे तक ही पढ़ता है या फिर किसी की कंडीशन ऐसी है कि 2-3 बजे ही उसके घर में माहौल शांत होता है या फिर रात के समय में ही घर में माहौल शांत होता है, तो वो अपने हिसाब से उस चीज़ को डील कर सकते हैं। बट आपको एक रूटीन अपना फॉलो करना होगा और यू हैव टू स्टिक टू दैट रूटीन। आपको उसी रूटीन के साथ स्टिक रहना होगा एंटायर ईयर के लिए कि आप उस तरीके को, उस चीज़ को आप फॉलो करते हुए चलें। और रूटीन बनाने का मतलब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आज ही आप सीधा अपने रूटीन में जो है 8-8 9-9 घंटे निकाल लें और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पहले से 8-8 9-9 घंटे पढ़ रहे हो तब तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप पहले आप 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ते थे और आप सीधा 8-9 घंटे पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो बेटर यही रहेगा कि आप धीरे धीरे अपने रूटीन में जो है टाइम को इंक्रीज करते जाएं। मान लें कि अभी आप 3 घंटे या 4 घंटे से शुरू करें या 2 घंटे से शुरू करें और फिर धीरे धीरे 1-आध घंटा बढ़ाते 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 लास्ट में आप उसे 8-9 घंटे तक लेकर जाएं। शुरुआत में एकदम से आपको जंप नहीं करना है, धीरे धीरे चीज़ों को करना है। अब इसके बाद आता है रूटीन आपने अपना सेट कर लिया। और एक बात और ध्यान रखें कि रूटीन जब आप सेट कर रहे हो तो वीक में एक दिन, जैसे आपने 7 दिन होते हैं हमारे पास, मंडे टू नेक्स्ट संडे तक, तो उन 7 दिनों में 6 दिन तक आप पढ़ाई करें और 7वां दिन जो कि संडे का होता है, जनरली छुट्टी का होता है, तो उस दिन आप रिवीजन करें। रिवीजन इज द मस्ट, ठीक है। रिवीजन आपका जो होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एंटायर क्लास में। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि जनरली ये प्रॉब्लम बच्चों में आती है। बच्चे इस बात की कई बार शिकायत करते हैं कि हमने जो पढ़ा था चैप्टर और फिर हम उसे भूल गए 2 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर हम भूल गए या फिर एग्जाम टाइम पर हमें याद ही नहीं आ रहा। दिमाग में ये होता है कि हमने पढ़ा था लेकिन अब वो चीज़ रिकॉल नहीं हो पा रही है। तो बेटर यही होता है कि आप जो है सब्जेक्ट्स को रिवीजन करते हुए चलें। तो 6 दिन आप पढ़ाई करें और 7वां दिन आप उसका रिवीजन करें। तो 6 दिन आपने पढ़ा, 7वें दिन उसका रिवीजन कर लिया। हर सब्जेक्ट का कम से कम 4 से 5 बार आपका रिवीजन जो है फाइनली होना चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद बात आती है बुक्स रीडिंग करने की। जनरली ये चीज़ें हम बहुत छोड़ देते हैं कि स्कूल में आपको कोई टॉपिक जो है पढ़ा दिया गया है, आप सीधा डाइजेस्ट लेकर उसके क्वेश्चन आंसर्स को मगअप करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर याद करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। स्कूल में आपको पढ़ाया गया है, घर पर आकर आप एक उसे वापस से रीड करें। और ये हैबिट अपनी लाइफ में बना लें हमेशा के लिए कि जैसे ही कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट आपको स्कूल में पढ़ाया गया, घर पर आकर उसे रीड करना है। क्योंकि स्कूल में पढ़ाया हुआ अगर आप घर पर, आप स्कूल में तो आप सुन रहे हो चीज़ों को, घर पर आकर आप रीड करते हो तो आप उसे समझते भी हो, इसलिए उसे आपको ढंग से प्रिपेयर करना है। दूसरा कि जब भी आप किसी चैप्टर को लर्न करने बैठे तो टेक्स्ट बुक एक बार अच्छे से रीड कर लेनी है। टेक्स्ट बुक पर एक रीडिंग जरूर कर लेनी है, क्योंकि उससे चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी।
और जनरली मैंने ये चीज़ देखी है कि बच्चे क्या करते हैं कि जिस तरीके से किसी सब्जेक्ट को लर्न करने बैठते हैं तो छोटे क्वेश्चंस को पहले लर्न करते हैं, बड़ों को बाद में लर्न करते हैं। बट मैं सजेस्ट यही करूँगा कि बड़े क्वेश्चन से आप शुरू करें, क्योंकि अगर बड़े क्वेश्चंस आपके जो लर्न हो गए तो पीछे जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और साथ साथ में आपको जो एक आउटपुट होता है वो भी काफ़ी अच्छा निकल कर आएगा। दूसरा कि जो आप मटेरियल यूज करते हैं, जैसे एक तो आपकी टेक्स्ट बुक हो ही गई, जनरली सबकी एनसीईआरटी बुक्स ही होती हैं, तो एक तो टेक्स्ट बुक हो ही गई। दूसरा आपका मटेरियल जो भी होता है, जैसे आप डाइजेस्ट यूज कर रहे हो या फिर कोई और पब्लिकेशन की जो बुक है वो यूज कर रहे हो, तो एंटायर ईयर आप उसी पब्लिकेशन को यूज करते जाएं। ऐसा नहीं कि आप आज जो है कोई और पब्लिकेशन यूज कर रहे हो, फिर 2 महीने बाद किसी और पब्लिकेशन को यूज करोगे, फिर बाद में उसे चेंज करोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अभी तो फिलहाल आप कोई भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आपकी एग्जाम्स आएंगी तब काफ़ी सारे बच्चे आपको ये कहेंगे कि ये पब्लिकेशन की बुक यूज कर लो, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको जो भी पब्लिकेशन आप यूज करो, लेकिन पूरे साल भर वही यूज करना है, क्योंकि जिस भी पब्लिकेशन को आप यूज करते हो तो उसकी लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ आने लग जाएगी और जिसका आपको बेनिफिट आपको अपने एग्जाम में जरूर मिलेगा। दूसरा कि हर सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर टाइम अलॉटमेंट आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर मैथ्स अच्छा लगता है तो आप बस मैथ्स ही पढ़े जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं। साइंस अच्छा लग रहा है तो आप साइंस ही पढ़ते जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने भी सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइमिंग आपको देनी है। ये हो सकता है कि आपका मैथ्स होता है उसको आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, साइंस को आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, हिंदी और गुजराती या फिर इंग्लिश या ऐसे सब्जेक्ट्स को जो है आप थोड़ा कम समय दे रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, लेकिन समय सभी को देना है। जो खास करके मैथ्स जो होता है, मैथ्स में तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट आप याद कर सकते हो, सॉरी, बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं आप याद कर सकते हो, लेकिन मैथ्स जो होता है याद करने का सब्जेक्ट नहीं होता है। मैथ्स आपका प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट होगा। इसलिए आप मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने में सीधी सी बात है टाइम लगता है, तो इसलिए मैथ्स में आप प्रैक्टिस करें। और बाकी सब्जेक्ट्स में आपको जस्ट लर्न करना है तो आप उसे कंटिन्यू करें। और इसलिए हम कहते हैं कि मैथ्स में थोड़ा सा समय आपको बाकी सब्जेक्ट्स के अलावा कंपैरेटिवली ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सभी सब्जेक्ट्स पे आपको प्रॉपर टाइमिंग देनी है और सभी सब्जेक्ट्स को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। कि क्यों? क्योंकि आपका ओवरऑल जो परसेंटेज निकल कर आएगा वो सारे सब्जेक्ट्स का मिलाकर निकल कर आएगा। ऐसा नहीं होता है कि मैथ्स के मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा काउंट होते हैं या हिंदी के मार्क्स जो हैं वो कम काउंट होते हैं। सारे सब्जेक्ट्स का 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, या अगर किसी का 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो 80 मार्क्स का ही पेपर होगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट का ज़्यादा मार्क्स का पेपर होगा, किसी सब्जेक्ट का कम मार्क्स का पेपर होगा। वेटेज सभी सब्जेक्ट्स के इक्वल होते हैं। बस फर्क इतना ही होता है कि हिंदी के लिए आप थोड़ा कम समय देते हैं, क्योंकि हिंदी इजीली आपको समझ आ जाती है, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं। हालांकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको लैंग्वेज सब्जेक्ट में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और मैथ्स और साइंस में थोड़ा आपको ज़्यादा समय देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। बस यही कुछ छोटे मोटे रीज़न हैं। उसके बाद आते हैं कि आपको एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने मगअप कर लिया एग्जाम पर्पस के लिए कि बस एग्जाम फाइट करनी है, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया, रट्टा मार लिया और एग्जाम में लिख दोगे, फिर आप भूल जाओगे उसमें क्या पढ़ा था। ऐसा नहीं करना है। चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है। जितना ज़्यादा चीज़ों को समझोगे उतना ही आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी और आगे की क्लासेस में भी आपको याद आएंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन पर मुझे फोकस करना था। आगे की क्लासेस में जैसे जैसे मेरे वीडियो बनते जाएंगे वैसे वैसे मैं और भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो देता जाऊंगा, और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ों को हम बताते जाएंगे। फिलहाल के लिए तो आपको यही करना है कि आपको सबसे पहले अपना एक रूटीन सेटअप करना है, किस तरीके से आपको कब पढ़ना है, कब उठना है, कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, सभी सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है।
तीसरा कि जो सब्जेक्ट्स आपको थोड़े वीक लगते हैं उन पर आपको ज़्यादा समय देना है। मटेरियल जो है वो आपको एक ही यूज़ करने हैं, बार बार मटेरियल को स्विच नहीं करना है। और उसके बाद आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक रिलैक्स माइंड के साथ चीज़ों को आप पढ़ें। अब ये सारी बातें हो गई पढ़ाई की, और इसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए सीधी बात है, आप कोई मशीन नहीं है, आपका दिमाग भी एक ह्यूमन ब्रेन है जो कि थकता भी है। अगर आप ये सोचते हो कि आप 24 आवर्स पढ़ाई करें स्कूल में, ट्यूशन में, घर आकर, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके दिमाग को भी रेस्ट चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे म्यूज़िक सुनना है, कुछ गेम खेलना है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। देयर आर डिफरेंट वेज, आप जो भी वे यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर लें। तो आपके माइंड को रिलैक्स भी उतना ही, कम से कम हाफ एन आवर मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप पूरे दिन में हाफ एन आवर ऐसा जरूर निकालें जो कि आप अपने दिमाग को रिलैक्स कर रहे हैं। अब रिलैक्स करने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप मोबाइल पे रील्स देखना स्टार्ट कर दें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखना स्टार्ट कर दें जिससे आपका जो मोबाइल पर जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ जाएगा। उससे आपको रिलैक्स नहीं होगा, उससे आपको ज़्यादा नुकसान ही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप स्क्रीन यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, तो उसमें आपका दिमाग जो होता है वो वर्किंग कंडीशन में होता है, तो उस समय आपका माइंड को कोई रिलैक्स नहीं मिलता है। बेटर वे यही होता है कि आप, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप सिर्फ सॉन्ग सुन ले, जो भी आपको पसंद है वो सॉन्ग सुन ले, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिल जाएगा। इसके बाद बात आती है कि आपको जैसे सब कुछ आप कर रहे हैं और उस रिजल्ट को प्रॉपरली जनरेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको भगवान की ताकत की जरूरत होती है। तो जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान को आप हमेशा याद करें, और जरूर सुबह शाम पूजा पाठ करें और माता पिता के पैर छुएं, क्योंकि आखिर उन्हीं का आशीर्वाद जो है आपको काम आएगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री राम।